गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम प्रत्यास्थ टक्कर यानी कि इलास्टिक कोलिजन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन 2 डायमेंशनल यानी कि द्विविमीय। प्रीवियस क्लास में हमने इलास्टिक कोलिजन पढ़ा था, प्रत्यास्थ टक्कर पढ़ी थी, लेकिन वो कितनी थी? एक विमीय थी। यानी कि कितनी डायरेक्शन की बात कर रहे थे? एक डायरेक्शन की बात कर रहे थे। ठीक है, उसमें टक्कर से पूर्व कण एक ही दिशा में आ रहे थे, टक्कर के पश्चात भी वो एक ही दिशा में जा रहे थे, एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। ठीक है, तो वो एक विमीय थी। आज हम बात करते हैं द्विविमीय। ये क्या होती है, पहले तो हम ये देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या, कि द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है। ऐसी टक्कर जिसमें टक्कर के पश्चात यानी आफ्टर कोलिजन, ऐसी टक्कर जिसमें टक्कर के पश्चात जो पार्टिकल होते हैं ना, जो कण होते हैं ना, वो सीधी रेखा में गति ना करे। सीधी रेखा में यानी स्ट्रेट लाइन में गति ना करे, तो हम ऐसी टक्कर को, ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? द्विविमीय यानी 2 डायरेक्शन प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। अच्छा, प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था इलास्टिक कोलिजन या प्रत्यास्थ टक्कर क्या होता है। ठीक है, तो ऐसी टक्कर, प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता था कि संवेग संरक्षण का नियम यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ और गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होते हैं? लागू होते हैं। ठीक है, वैलिड होते हैं। गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होगा और संवेग संरक्षण का नियम लागू होगा। तो ऐसी टक्कर कौन सी टक्कर होती है हमारे पास? प्रत्यास्थ टक्कर होती है। ठीक है, यानी टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा के इक्वल होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी है ना, बिफोर कॉलिजन और बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन इक्वल होगी। और संवेग भी बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन क्या होगा? इक्वल होगा। टक्कर से पूर्व कुल संवेग टक्कर के पश्चात कुल संवेग के बराबर होगा। ठीक है, वो होती है हमारे पास कौन सी टक्कर? प्रत्यास्थ टक्कर। तो ये जो द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर होती है ना, आज हम इसे देखने वाले हैं किसमें? प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। किसमें देखने वाले हैं? प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, यानी कि लैबोरेटरी फ्रेम में। किसमें? लैबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिसे हम क्या बोलते हैं? एल फ्रेम भी बोलते हैं। लैबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। ठीक है, तो देखो कैसे होता है ये। सपोज करना हमारे पास एक m1 द्रव्यमान का कण है, m1 मास का पार्टिकल है। ये हमारे पास गति कर रहा है कितने वेग से, कितनी वेलोसिटी से? u1 वेलोसिटी से। ठीक है, ऐसे ये गति कर के कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है। क्लियर है? इसी के पास आगे यहाँ पर एक m2 द्रव्यमान का कण रखा हुआ है, जो कि क्या है? स्थिर है, स्टेशनरी है, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा है, वो एक ही जगह पर है। अगर वो यहीं पर है तो इसका जो वेलोसिटी होगा ना, इसका जो वेग होगा ना, वो कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ये तो u1 वेलोसिटी से आ रहा है, u1 वेग से आ रहा है। कौन? m1 द्रव्यमान का कण। आगे क्या रखा हुआ है? एक स्थिर कण रखा हुआ है। ठीक है, जिसका वेलोसिटी, क्योंकि कण गति नहीं कर रहा, तो उसका वेग कितना होगा? दूसरे कण का u2 बराबर 0 होगा। अब ये यहाँ से चलकर इससे टकराएगा और टकराने के पश्चात ये कैसे नहीं जाएंगे? सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएंगे। कैसे नहीं जाएंगे? ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएंगे,
क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन में गए तो वो वन डायमेंशनल हो जाएगा, एक विमीय हो जाएगा। आज हम पढ़ रहे हैं द्विविमीय यानी टू डायमेंशनल पढ़ रहे हैं। तो मैंने ये माना ये पीछे से आया, यहाँ टकराया, इसने इसको भी ऊर्जा दी, एक जो पार्टिकल है वो यहाँ चला गया m1, ठीक है, ये तो यहाँ चला गया कितने वेग से, v1 वेग से, और एक m2 वाला नीचे चला गया हमारे पास कितने वेग से, v2 वेग से। ये वैसे सीधे जा रहे थे ना, अब सीधे नहीं जा रहे, ये तो चला गया सपोज θ1 एंगल पर, और ये चला गया हमारे पास θ2 एंगल पर, θ2 कोण पर चले गए। आई बात समझ में? ये v1 वेग से गया और ये v2, जब इसमें पीछे से टक्कर लगेगी तो ये भी तो गति करने लग जाएगा। और जो भी कण, जो भी पार्टिकल गति करता है, मूव होता है, तो उसका क्या होता है, वेग होता है, वेलोसिटी होती है। तो इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो, माना क्या m1 द्रव्यमान का, m1 मास का एक कण, ठीक है, m1 द्रव्यमान का क्या, एक कण u1 वेग, u1 वेलोसिटी से गति करता हुआ आ रहा है भैया, ये पीछे से u1 वेग से 30 की स्पीड से, जैसे 40 की स्पीड से आ रहा है गति करता हुआ। m2 द्रव्यमान के कण, m2 द्रव्यमान, m2 मास का पार्टिकल, m2 द्रव्यमान के कण जो कि क्या है, स्थिर है, जो कि क्या है, स्थिर है, से क्या करता है, टकराता है, कोलाइड करता है, ठीक है, क्या करता है, टकराता है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, m2 का जो वेग होगा ना, वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। बिफोर कोलिजन m2 का वेग क्या होगा, 0, जब तक टक्कर नहीं हुई है u2 बराबर 0 ही रहेगा, ठीक है। जब क्या नहीं हुई है, टक्कर नहीं हुई है, नहीं हुई है। आ गई बात समझ में? बिल्कुल आ गई, आएगी क्यों नहीं भैया, है ना। अब जैसे ये टकरा जाएगा, टकराने के बाद सरल रेखा में न जाके इधर उधर चले गए, तो देखो ये हमारे पास होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। जब गति, जब मोशन हमारे पास दो अक्षों के अनुदिश होता है, देखो x और y के बीच में जा रहा है ना, तो वो कौन सी टक्कर कहलाएगी, द्विविमीय। ऐसे ये m2 वाला भी देखो x एक्सिस, और ये नीचे क्या होता है माइनस y एक्सिस। कितने अक्षों के अनुदिश गति कर रहा है, ये दो अक्षों के बीच में। तो x अक्ष के सापेक्ष भी गति हो रही है और y अक्ष के सापेक्ष भी गति होती है, इसलिए इसे बोलते हैं टू डायमेंशनल द्विविमीय गति बोलते हैं, ठीक है। टकराने के पश्चात यानी आफ्टर कोलिजन, टकराने के पश्चात जो m1 द्रव्यमान का कण है, m1 मास का जो पार्टिकल है, m1 द्रव्यमान का कण, ठीक है, v1 वेग से, वेग बदल जाता है, यहाँ से टकराने के बाद वेग कितना, v1 क्यों बदल गया भाई, इसका u1 वेग था, इससे टकराया, कुछ इसको चला गया, तो ये भी तो गति कर रहा है ना। तो m1 द्रव्यमान कण v1 वेग से θ1 एंगल पर, तथा m2 द्रव्यमान का कण, m2 मास का पार्टिकल v2 वेग से, v2 वेलोसिटी से θ कोण पर, θ एंगल पर चला जाता है। तो ये जो टक्कर हुई ना, वो कौन सी टक्कर हुई, द्विविमीय टक्कर हुई। अब देखो द्विविमीय टक्कर या टू डायमेंशनल जो टक्कर होती है ना, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या कि संवेग संरक्षण का नियम भी लागू होता है और गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम भी लागू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, संवेग संरक्षण नियम की, संवेग संरक्षण नियम से, ठीक है, यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से। ये क्या कहता है हमारे पास कि बिफोर कोलिजन यानी टक्कर के पश्चात,
ओहो, पहले टक्कर तो कराओ। टक्कर के पूर्व कुल संवेग, बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू टक्कर के पश्चात क्या, कुल संवेग। ठीक है, ये क्या कहता है कि टक्कर के पूर्व कुल संवेग इक्वल होना चाहिए टक्कर के पश्चात कुल संवेग के। ठीक है, तो टक्कर के पूर्व कुल संवेग निकालो। लेकिन अब आप देखना, जब ये पार्टिकल आ रहे थे पहले तो कितनी डायरेक्शन में चल रहे थे, एक डायरेक्शन में चल रहे थे या नहीं चल रहे थे, बिल्कुल चल रहे थे। जैसे ही यहाँ टकराए तो टकराने के बाद इनकी दिशा क्या हो गई, दो हो गई। कितनी हो गई, दो हो गई। एक तो एक्स अक्ष की बात भी हो गई और एक वाई अक्ष की बात भी हो गई। यहाँ तो एक ही थी, यहाँ तो क्या थी, एक ही थी। जब भी हमारे पास दो डायरेक्शन हो जाती है, दो दिशा हो जाती है, उस स्थिति में हम उनके कंपोनेंट की, घटकों की बात करते हैं। ठीक है, द्विविमीय है तो दो घटक की बात करेंगे। देखो कैसे बात करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम x घटक देखते हैं। क्या देखते हैं, x घटक। ध्यान से सुनना कैसे बनाते हैं इक्वेशन। आप देखना, टकराने के पश्चात ये v1 वेग से गया या नहीं गया, गया। मान लो ये m1 द्रव्यमान का कण है या नहीं है। इसका x अक्ष एरिया, इसका x अक्ष बना लो, ये बना लिया। और इसका y अक्ष ये है, इसका y अक्ष बना लो। बना लिया, बिल्कुल बना लिया। कितने वेग से गया, v1 वेग से गया। यहाँ एंगल θ1 एक ही लाइन पर आ रहा है तो ये भी कितना होगा हमारे पास, θ1 ही होगा। अब ये जो v1 वेग से चल रहा है ना, वेग कैसी राशि होती है, वेलोसिटी होती है हमारे पास, सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। घटकों में, कंपोनेंट में वो ही टूटता है जो कि हमारे पास क्या होता है, सदिश होता है। अदिश नहीं टूटता है कभी भी। हम संवेग के x घटक और y घटक इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि संवेग जो है, मोमेंटम जो है ना, वो सदिश राशि होती है ना। और वेग भी क्या है, सदिश राशि है। तो इसके दो घटक बनाते हैं हम। कौन कौन से बनेंगे, ये जो एक्सिस यहाँ से एंगल बनाता है ना, वो घटक होता है कोस वाला। तो ये जो ये नीचे वाला घटक होगा ना, ये होगा हमारे पास कौन सा, नीचे वाला v1 cos θ1। आई बात समझ में, क्या होगा, v1 cos θ1। और जिसके साथ एंगल नहीं बनता है वो अक्ष पर घटक जो होगा, y घटक जो होगा ना इसका, वो कौन सा होगा, साइन वाला, यानी v1 sin θ1। यहाँ समझना, देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। 12th में आपने बहुत किया था ना। ये v1 वेलोसिटी है, v1 वेग है हमारे पास। इसको कंपोनेंट में तोड़ना है, घटकों में तोड़ना है। तो आप एंगल देखोगे, क्या देखोगे, एंगल। सपोज कीजिए ये एंगल है थीटा, तो जिस अक्ष के साथ इस राशि का, इसका क्वांटिटी का ये बन रहा है ना एंगल, वो तो होता है हमारे पास कौन सा, v1 लिखोगे। और यहाँ कौन सा कंपोनेंट होता है, cos थीटा वाला। और दूसरा जो होता है ना, वो कौन सा कंपोनेंट होता है, sin थीटा वाला होता है। दूसरा कंपोनेंट कौन सा होता है, sin थीटा वाला होता है। ठीक है, तो यही किया मैंने। देखो ये तो हो गया cos वाला और ये sin वाला। तो इस तरीके से कंपोनेंट को हम तोड़ते हैं, घटकों को तोड़ते हैं। ठीक है, नहीं आता तो आप क्लियर कर लेना। अब देखो इतना हो गया। अब इस वाले को भी देखो, ये इसके दो एक्सिस कौन से हैं, एक तो ये है और एक ये है। तो एक रेखा तो मैंने ऐसे बनाई और एक नीचे बनाई। ठीक है, अब देखो ये एंगल θ2 और इसी रेखा पर यहाँ भी कितना बनेगा, θ2 बनेगा। अब कंपोनेंट में तोड़ो, ये v2 वेग से जा रहा है, वेग सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये वाला जिसके साथ एंगल बनता है ये कौन सा होता है, कोस। तो v2 cos θ2 बनेगा। और दूसरा कौन सा बनता है, साइन। तो क्या बनेगा, v2 sin θ2 बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जहाँ एंगल बनता है वो cos, दूसरा क्या होता है, साइन। एंगल कैसे बन रहा है, ये सीधी रेखा यहाँ θ2, तो ये भी θ2 ही होएगा। ठीक है,
अब x घटक देखना है, x कंपोनेंट देखना है, टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात। देखो टक्कर से पूर्व इसका संवेग है क्या है, संवेग का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू mv। तो क्या होगा इसका संवेग m1u1। एक ही दिशा एक्स एक्स की दिशा है, नहीं एक्स एक्स की दिशा है, एक्स एक्स की दिशा है, तो क्या लिखोगे m1u1 इज इक्वल टू इसका संवेग 0 लिखो चाहे मत लिखो। फिर टक्कर के पश्चात, अब टक्कर हो गई, मैंने इसलिए क्या लगा दिया बराबर लगा दिया, क्या लगा दिया बराबर ना। अब यहाँ से देखो टक्कर के पश्चात m1 वाला गति कर रहा है नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। m2 वाला गति कर रहा है नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। क्या दोनों के संवेग होंगे, होंगे। जो कण गति करता है उसका संवेग होगा, क्योंकि उसका क्या होता है वेग होता है p बराबर mv। अब देखो पहले वाला कण ये है, इसका संवेग बताओ कौन सी डायरेक्शन में, x देखो दो घटकों में तोड़ा है हमने, दो घटकों में x और y। x घटक में इसका वेग कितना है v1 cos थीटा 1, और द्रव्यमान तो सेम ही है, कण तो वही है ना, तो क्या बनेगा m1 v1 cos थीटा 1, ठीक है, प्लस अब देखो दूसरा ये m2 द्रव्यमान का कण है, ये भी तो पार्टिकल जो है वो x में भी चला है, x में भी गया और y में भी बीच में चल रहा है ना, तो x अक्ष पे भी चला है, y एक्सिस में, दो अक्षों के अनुदिश गति हो रही है। तो इसका x कंपोनेंट बताओ, x ये वाली दिशा होती है बिल्कुल सीधी, x ये रही है ना x बिल्कुल सीधी दिशा में, इसका वेग कितना है v2 cos थीटा और द्रव्यमान m2, तो संवेग p बराबर mv। तो x दिशा में इसका वेग ये है ना, तो क्या होगा इसका संवेग m2 v2 cos थीटा 2। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये तो आ गया हमारे पास कौन सी दिशा में संवेग आ गया, x अक्ष की दिशा में संवेग आ गया। फिर हम देखते हैं y घटक में, y कंपोनेंट देखते हैं, कौन सा देखते हैं y कंपोनेंट। y कंपोनेंट क्या कहता है, टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात, टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात यानी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन संवेग इक्वल होता है। देखो टक्कर से पूर्व देखना आप, ये यहाँ टक्कर हो रही है, इससे पूर्व कोई y कंपोनेंट आ रहा है क्या, y दिशा आ रही है क्या, नहीं, ये तो x ही दिशा है भाई, x अक्ष की दिशा ये है, x अक्ष की यहाँ तक x अक्ष की दिशा है। क्या y दिशा में कोई संवेग होगा यहाँ से, नहीं होगा, x ही तो है ये x ही तो दिशा है, y ऊपर है, ऊपर है ही नहीं कहीं, यहाँ है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, तो संवेग कितना होगा 0 होगा। अब बात करते हैं टक्कर के पश्चात यानी कि आफ्टर कोलिजन। अब देखो आफ्टर कोलिजन देखोगे तो m1 यहाँ गया, m2 यहाँ गया, m1 का आप कौन सा घटक देखना है y घटक ये है, और ये जा रहा है ऊपर, जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा है। इसका संवेग कितना होगा बताओ, y दिशा में, वेग y दिशा में ये है, तो संवेग कितना होगा p बराबर mv, m1 और v क्या होगा v1 sin थीटा 1 होगा, ठीक है, v1 sin थीटा 1 होगा। इसके बाद दूसरा कण देखो, टक्कर से पूर्व इनके संवेग नहीं है y दिशा में, टक्कर के पश्चात तो देखो x अक्ष की दिशा में इधर गया तो y दिशा में भी चला और x दिशा में भी, दो दिशाओं में गति कर गया ना। ग्राफ पेपर पढ़ाया आपने, x y ये पॉइंट P, तो अगर आप मूल बिंदु से देखोगे तो ये x अक्ष पर भी होता है और ये y अक्ष पर भी, सेम वही है। अब दूसरा देखो, इसका y घटक वेग का कौन सा है v2 sin थीटा 2, ठीक है। तो देखो इसमें ऊपर जा रहा था ये और इसमें नीचे जा रहा था, जबकि जब कोस वाले थे ये भी x दिशा में था ये भी, इसलिए ये दोनों क्या हो गया पॉजिटिव हो गया था, जुड़ गए थे। इसमें नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की अपोजिट डायरेक्शन में। क्या होगा इसका m2 p बराबर mv, m तो द्रव्यमान हो गया और वेग क्या है v2 sin थीटा 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा नियम लग गया, संवेग संरक्षण का नियम यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लग गया, ठीक है। अब
इसके बाद हम दूसरा नियम भी लगाते हैं। जब दी हुई में टक्कर पड़ेंगे तो कौन सी, क्योंकि प्रत्यास्थ टक्कर है, इलास्टिक कोलिजन है, कौन सा, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कंजर्वेशन लॉ, गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से। ठीक है, ये क्या कहता है कि बिफोर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी, टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा, टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा। ठीक है, बिफोर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी, यानी टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। अब एक बात देखना, जो हमने दी हुई में पढ़ा है अभी, उसको तो घटकों में तोड़ा दो दिशाओं में। किसको, संवेग को, मोमेंटम को। क्यों तोड़ा, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, और सदिश के क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं। लेकिन जब आप गतिज ऊर्जा लगाओगे ना, ये संरक्षण का नियम लगाओगे ना, ये दो घटकों में नहीं टूटेगा। क्यों, क्योंकि गतिज ऊर्जा के कंपोनेंट नहीं होते हैं, घटक नहीं होते हैं, XYZ घटक नहीं होता है। क्यों, क्योंकि गतिज ऊर्जा कैसी राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। तो आप सिंपल जैसे निकाल रहे थे टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा, वैसे आप निकाल लेना। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। यही जो आप पढ़ रहे हो ना, ये फाइनल ईयर में भी मिलेगा आपको पढ़ने को, तो अच्छे से पढ़ लोगे, अभी ध्यान रहेगा। देखो क्या होगा, टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा, यहाँ देखो m1 वाला कण गति कर रहा था या नहीं कर रहा था, कर रहा था u1 वेग से, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ m1 u1² प्लस क्या ये m2 वाला कण गति कर रहा था ना, पार्टिकल मूव कर रहा था, नहीं कर रहा था, इसका वेग 0 था, तो इसकी गतिज ऊर्जा भी कितनी थी, 0 थी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। टक्कर के पश्चात m1 वाला भी गया और m2 वाला भी गया, तो क्या होगी इसकी गतिज ऊर्जा, हाफ m1 v1² और दूसरे की क्या होगी, प्लस हाफ m2 और v2²। इसे हम डिनोट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। किससे डिनोट कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 से। तो ये हमने क्या लगा दिया, गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम, टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या था कि दो पार्टिकल्स थे, दो कण थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, टकरा रहे थे। m1 द्रव्यमान का जो कण था, पार्टिकल था, u1 वेग से चल रहा था। m2 द्रव्यमान का जो पार्टिकल था, जो कि स्थिर था, कण जो था स्थिर था, उससे ये क्या करता है, टकराता है। टकराने के पश्चात m1 तो चला जाता है v1 वेग से कितने कोण पर, θ1 कोण पर, और m2 चला जाता है v2 वेग से, v2 वेलोसिटी से कितने कोण पर, कितने एंगल पर, θ2 एंगल पर। तो देखो इसका मास हमें पता होगा या नहीं होगा, टक्कर से पूर्व पता होगा, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन पता होगी, इसी को तो हम चला के ले जा रहे हैं ना, इसका भी द्रव्यमान पता होगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पता करनी है, जब ये कण टकरा जाएंगे ना, तो टकराने के पश्चात इनका वेग क्या होगा, इनकी वेलोसिटी क्या होगी। जैसे ये स्थिर रख रखा है, पीछे से ने इसे टक्कर मार दी, अब टकराने के पश्चात कितने वेग से जाएंगे, कितने वेलोसिटी से जाएंगे। तो हमें v1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है इसमें, और v2 की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना होता है। साथ में ये कितने एंगल पर जाएंगे ये क्या पता लगा, नहीं, यानी कि θ1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, और θ2 की वैल्यू को भी क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। इन चारों वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, पता लगाना है। v1 की वैल्यू, v2 की वैल्यू, θ1 की वैल्यू और θ2 की वैल्यू। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो 4 अज्ञात राशि हैं, कितनी अननोन क्वांटिटी है, 4।
कौन कौन सी है? एक तो है V1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, V2 का मान ज्ञात करना है, θ1 का और θ2 का, इनका मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इसके लिए हमारे पास कितनी इक्वेशन है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। ठीक है, कितनी इक्वेशन है हमारे पास? 3 इक्वेशन है का मान 3 समीकरणों, 3 इक्वेशनों, कौन कौन सी? फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड से क्या करना है? ज्ञात करना है, जो कि असंभव है। मतलब हम इसमें ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपने मैथ में पढ़ा होगा, अगर आपके पास 3 राशियां हैं अननोन, तो उसके लिए कितनी इक्वेशन चाहिए होती है? 3, है ना। अगर आपके पास 2 राशि होती, जैसे x और y की इक्वेशन होती थी, तो कितनी इक्वेशन होती थी? 2, जब भी तो x और y की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते थे ना। मैथ में हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास 2 ऐसी राशि है जिनके मान ज्ञात करने हैं, तो कितनी इक्वेशन चाहिए होती है? 2। जैसे आप ये पढ़ते थे x + y = 5 और x - y = 3, तो 2 इक्वेशन चाहिए, जब भी तो x y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर कितनी अननोन राशि है? 4। इक्वेशन हमारे पास 3 है, इसलिए हम यहाँ पर ज्ञात करना क्या होता है? असंभव होता है। तो इस समस्या का हल, इस समस्या का यानी ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है, का हल क्या होता है? असंभव होता है। नहीं कर पाते भैया, क्या करें? जितना डिस्कस किया था उतना तो डिस्कस कर लिया, लेकिन अब ये फाइंड आउट नहीं हो रहे, ये मान नहीं हो रहे, तो फिर हम किसका काम में लेते हैं? इसलिए हम CM निर्देश तंत्र यानी द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, उपयोग करते हैं। निर्देश तंत्र या फ्रेम का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो द्विविमीय टक्कर को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, किसमें? CM निर्देश तंत्र में, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में तो हम क्या करेंगे? प्रयोगशाला, जैसे प्रीवियस क्लास में किया था, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र और द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के बीच में रिलेशन, संबंध बना के सीधा कर देते हैं उसमें। तो क्लियर है? तो ये वीडियो आप अच्छे से देख लेना। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।